नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। आज हम चौथे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट ए अब ये है और पार्ट 2 के अंदर पूरा पार्ट हम चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चौथे अध्याय को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का जो हमने देखा है कि किताब के अंदर उद्देश्य लिखा हुआ है शुरू में, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सीखेंगे कि आंकड़ों को सारणी की मदद से प्रस्तुत करना कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसको देखेंगे। सारणी में क्या क्या भाग होते हैं इसको भी देखेंगे, कितने पार्ट होते हैं। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप आरेखों चार्ट्स के द्वारा आरेख और चार्ट्स को भी समझ पाओगे, यानी कच्चे जो आंकड़े हैं उसको समझ नहीं होगी, बना पाओगे और उसको समझ भी पाओगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। चलिए अब इस अध्याय जो पाठ का प्रस्तुतिकरण है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आंकड़े बहुत जटिल और अधिक होते हैं और सीधे देखने में उसको समझ में कुछ आता नहीं है। आंकड़े ऐसे दे दिए कच्चे आंकड़े तो उसको कोई समझ नहीं पाते, लेकिन प्रस्तुतिकरण के बाद इसकी तुलना आसान हो जाती है और इसके निष्कर्ष जल्दी निकलते हैं और निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जब सारणी या आरेखों के माध्यम से हम प्रस्तुत कर देते हैं तो इसकी तुलना आसान हो जाती है, जल्दी हम देख के बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या निष्कर्ष है, और निर्णय लेने में भी मदद करती है प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़े कितने प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो हमारे एनसीईआरटी में बताया है कि इसको 3 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण इसका पहला है। इसको वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आंकड़े कम हो ना तो इसको शब्दों और वाक्यों के माध्यम से समझा जाता है। इसमें सारणी आरेख कुछ नहीं बनाया जाता है, बस शब्दों और वाक्यों से समझा जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब आंकड़े कम हो, और तब ये उपयोगी होती है पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। अब दूसरा है सारणी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सारणिक प्रस्तुतिकरण दूसरा। 3 थे, पहला था पाठ विषयक, दूसरा सारणिक प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या किया जाता है कि पंक्ति और स्तंभों वाली सारणी बनी जाती है, यानी इसमें सारणी बनी जाती है। ऐसे करके इसमें सारणी बनती है और इसके माध्यम से डाटा होते हैं। इससे क्या होता है? तुलना और विश्लेषण आसान हो जाता है इस सारणिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि जो आपके एनसीईआरटी में और जो टफ लैंग्वेज है उसको सरल करने की, और हमने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उन्हीं को ही हम अपने कंटेंट में शामिल करना और उन्हीं के आधार पर पढ़ाना। लेकिन शब्द हमारे चेंज कर लेंगे क्योंकि थोड़े टफ है और सरल शब्दों में हम समझाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। तीसरा क्या है? तीसरा है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। क्या है आरेखीय प्रस्तुतिकरण? इसमें क्या क्या होता है? इसमें ग्राफ होता है, बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं। पाई चार्ट ये गोल वाला आदि को हम आगे पूरा देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, बार चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, आगे एक एक करके देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? बड़े आंकड़ों को जल्दी समझने में ये प्रभावी होता है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब सबसे पहला है कि पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, ये है 1 नंबर। ठीक है, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। जब आंकड़ों की मात्रा क्या हो, बहुत अधिक नहीं हो, तब वह पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तब उन्हें सीधे भाषा में बताया जाता है, यानी इसमें सारणी बार चार्ट कुछ नहीं बताया जाता, बस इसे पाठ वगैरह पाठ की तरह इसे लिखा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण दिया गया है कि एक स्थिति है, इसको कैसे पाठ विषयक बनाया जाता है। किसी शहर में बंद के दौरान कितने पेट्रोल पंप बंद खुले, कितने विद्यालय बंद खुले, आंकड़े शब्दों से विवरण पर्याप्त होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाठ विषयक। अब सारणी का आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण पाठ विषयक हो गया। अब सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कैसा होता है? सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में यह होता है कि इसको आंकड़ों को पंक्तियाँ और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी पंक्तियाँ, ये जो आड़ी आड़ी होती है इसको बोलते हैं पंक्तियाँ, और जो लंबी लंबी होती है इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो आड़ी होती है
हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं पंक्तियाँ, ठीक है। और जो सीधी होती है, वर्टिकल होती है, उसको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। इसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है सारणी में, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहते हैं इसे। और भी आपको समझ में नहीं आए तो लो ये सरल शब्दों में कि बहुत सारे आंकड़ों को टेबल के रूप में दिखाना ही सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहलाता है। बहुत सारे आंकड़े हैं, उसको टेबल के माध्यम से समझाना सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ये क्यों जरूरी होता है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण? ये इसलिए जरूरी होता है कि आंकड़े स्पष्ट और व्यवस्थित हो जाते हैं इस सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण से। दूसरा, इससे तुलना करना आसान हो जाता है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण से, और विश्लेषण और निष्कर्ष तेजी से निकल जाते हैं सारणी के थ्रू। ग्राफ और आरेख बनाने का आधार भी सारणी होती है। अब सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण है वो सारणी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पेज में बताया गया है कि ये कितने प्रकार की है। 4 प्रकार की सारणियाँ होती है। कैसी कैसी? गुणात्मक सारणियाँ, मात्रात्मक सारणियाँ, कालिक सारणियाँ और स्थानिक सारणियाँ। 4 प्रकार की बताई गई है एनसीईआरटी में। पहले गुणात्मक, दूसरी मात्रात्मक, तीसरी कालिक, चौथी स्थानिक। अब इन सभी को एक एक करके डिटेल से समझते हैं कि ये क्या क्या होती है। सारणियाँ 4 प्रकार की, और इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। ध्यान रखना, गुणात्मक वर्गीकरण, जिसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आंकड़े का वर्गीकरण गुण या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है ना, जब आंकड़ों का वर्गीकरण गुण या विशेषता देखी जाती है आंकड़ों में कि ये लड़का है, लड़की है, गुण है, ये विशेषता है, तो इस तरीके के जो वर्गीकरण होता है तो उसको बोलते हैं गुणात्मक वर्गीकरण, ठीक है। जब उस आंकड़ों में गुण या विशेषता के आधार पर वर्गीकरण होता है आंकड़ों का, तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें देखना है कि इसमें संख्या से ज़्यादा प्रकार इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब आपको ये एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार की हो तो गुणात्मक होगी। जैसे लिंग के आधार पर गुण है तो स्त्री या पुरुष, स्थान के आधार पर ग्रामीण, शहरी, सामाजिक स्थिति के आधार पर गरीब, अमीर, ये हो गए। शैक्षिक स्तर पर साक्षर, असाक्षर, पीएचडी होल्डर, इन सभी को जब गुण के आधार पर अलग अलग सारणियाँ बनाई जाती है तो गुणात्मक सारणी कहलाती है। ये जो इस बुक में एनसीईआरटी में ये दी हुई है, पूरा पूरा ये एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल दिया है कि गुणा के आधार पर ये सारणी है कि पुरुष जो ग्रामीण में इतने, शहरी में इतने, टोटल इतने, स्त्री ग्रामीण इतनी, शहरी इतनी, साक्षरता परसेंट बताइए, शहर में इतना परसेंट और टोटल इतना, योग इतना है, ठीक है। ये हो गया गुण के आधार पर सारणी वर्गीकरण, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। दूसरी है मात्रात्मक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरी है मात्रात्मक वर्गीकरण, जिसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें वर्गीकरण होता है संख्या से मापी जा सकने वाली विशेषता, जिसको संख्या के माध्यम से माप सकते हैं। इन आंकड़ों का वर्गीकरण की सारणी होती है, उसको बोलते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। आपको परिभाषा समझ में नहीं आई वो तो हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या क्या डाला जा सकता है सारणी में, जिसको मापा जाएगा, जिसको तोला जाएगा या गिना जाएगा, इनको वर्गीकरण करने के लिए जो सारणी इस्तेमाल करेंगे उसको मात्रात्मक वर्गीकरण सारणी कहते हैं, ठीक है। ओके, इसकी विशेषता क्या है? जब देखो आय को किया जाता है, मापा जाता है। क्या किया जाता है? आय को मापा जाता है। आयु को क्या किया जाता है? इसको भी मापा जाता है। वजन को भी मापा जाता है। उत्पादन को गिना या मापा जाता है। इसको ऐसी सारणी को मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसकी वर्ग सीमाएं होती है। आंकड़ों का वर्गीकरण क्लास में बढ़ जाता है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी निम्न सीमा 20 हो गई, उच्च सीमा 30 हो गई। इसकी निम्न सीमा 30 हो गई, इसकी उच्च सीमा 40 हो गई। इसकी वर्ग सीमाएं भी होती हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में कि जब बिहार में एक बुनई अध्ययन में 542 उत्तरदाताओं की आयु अनुसार वितरण, ठीक है, 20 से 30 आयु समूह के उत्तरदाताओं की संख्या कितनी थी? 3। इसका परसेंट कितना है? 0.55। और ये आयु के अनुसार है, मात्रात्मक, ठीक है। 30 से 40 साल के आयु के समूह में कितने थे उत्तरदाता? आंसर किसने किए? 61 लोगों ने किए। इसके परसेंट 11.25। ये ऐसे ही 50 से 60 के आयु के लोग थे, वो कितने थे? 153। टोटल परसेंट 28.2 ये हो गया। जो ये हमने एग्जाम्पल दिया है ये मात्रात्मक होता है, ठीक है। अब है तीसरा वर्गीकरण जिसको बोलते हैं कालिक वर्गीकरण या क्रोनोलॉजिकल या टाइम क्लासिफिकेशन, जिसमें टाइम हो, टाइम के आंकड़े हो, ठीक है। टाइम के आंकड़े होंगे वो इस किस में जाएंगे? कालिक, यानी काल धन इक कालिक हो गया इसका। तो टाइम दिया हुआ आंकड़ों में तो इसको कालिक में चला जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय टाइम के आधार पर किया जाए तो उसे कालिक वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। समय को तो आप जानते हो, देख के बता देनी है कि टाइम क्या क्या हो सकता है कि दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, वर्ष हो सकते हैं। ये सब टाइम के ही एक प्रकार है, ठीक है। अब ये देखो वर्ष में बताइए कि 1995 कंपनी की चाय की थड़ी में ये इतनी बिक्री हुई थी, 1996 में इतनी बिक्री हुई थी। ये सब समय के अनुसार बिक्रियाँ दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार की सारणी को क्या बोलते हैं? कालिक सारणी, ठीक है, या टाइम क्रोनोलॉजिकल, ये सब इस नाम से जाने जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब है स्थानिक वर्गीकरण, लास्ट है स्थानिक वर्गीकरण। इसका परिभाषा क्या है? जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाए, जैसे कि पाली, जोधपुर, राजस्थान और भी कोई प्लेस हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ भी हो जाए, जब स्थान के आधार पर हो तो इस वर्गीकरण को क्या कहा जाएगा? स्थानिक या स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। यानी इसमें क्या कहा जाता है? आंकड़े ये दिखाएगा कि कहाँ कहाँ कितना, ऐसी सारणी को स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। इस स्थान में क्या क्या आ सकते हैं कि गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, देश, ये सब चीज़ें हो स्थानिक वर्गीकरण में आ जाएगा। ये सारणी इसमें दी गई है हमारी बुक में। तो बुक में ये बताया कि यूएसए में भारत द्वारा शेष विश्व के निर्यात की कुल भागीदारी, यूएसए को भारत कितना निर्यात करता है? 12.5%, जापान को 2.4, यू से 10.9, ये सब अलग अलग देशों से भारत के निर्यात दिखाए गए हैं। तो जब ये स्थान के आधार पर है तो बोलते हैं इसको स्थानिक सारणी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देश हैं, यूएसए, जापान, यूके, सब अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इससे स्थानिक वर्गीकरण क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वर्गीकरण का आधार क्या है? स्थान है। जैसे यूएसए, जापान, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब है इन चारों के बीच में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि चारों एक साथ कि गुणात्मक वर्गीकरण हो तो इसमें गुण देखे जाते हैं, विशेषता देखी जाती है कि गुण है, विशेषता में लिंग, जाति आदि चीज़ें आ जाएगी। मात्रात्मक देखी जाती है संख्या, इसमें आयु और आय जिसको मापा जाता है, लंबाई वगैरह, ये सब मात्रात्मक आ जाएगा। कालिक में आ जाएगा समय, इसमें वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, ये सब कालिक में आ जाएगा। और स्थानिक में क्या आ जाएगा? स्थान, जैसे कोई गांव, शहर, देश वगैरह के नाम हो तो ये आ जाएगा स्थानिक में। तो ये हो गए प्रकार। अब आंकड़ों का सारणीकरण क्या है? जब आंकड़े बनाते हैं ना, इसको कैसे, किसको क्या कहेंगे? तो आंकड़ों का सारणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे स्पष्ट, संक्षिप्त और आसानी से समझ में आ जाए। यानी पंक्तियों
और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। इसको बोलते हैं सारणी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि सारणी के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। पार्ट ऑफ ए टेबल, इसके पार्ट क्या क्या है। तो एक अच्छी संख्या की सारणी बनाते हैं और जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो के वो टॉपिक हमने उठाए हैं, लेकिन हमने लैंग्वेज सरल करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला जो सारणी का पार्ट होता है उसको बोलते हैं शीर्षक। क्या बोलते हैं? शीर्षक। अभी हम एक एक करके समझेंगे, फिर एक सारणी बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको उस सारणी में सब चीज़ें बता दूंगा मैं। तो शीर्षक होता है उस सारणी का मुख्य नाम या विषय जो सारणी की पूरी जानकारी देता है। जो टॉपिक होता है ना, जैसे पहले पार्ट का क्या नाम है, दूसरे पार्ट का क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं शीर्षक। ठीक है, उदाहरण जैसे हमारी बुक में 4.4 की जो सारणी है उसका शीर्षक है भारत में कुल निवेशित विदेशी मुद्रा भंडार की भागीदारी प्रतिशत में। इस सारणी के ऊपर लिखा जाता है शीर्षक। ठीक है, अब है सारणी की संख्या। क्या है? सारणी की संख्या। सारणी की संख्या आपने देखी होगी, जो जैसे 4.1 4.2 जो हमने ली है वो 4.4 वाली है। ठीक है, ये सारणी की संख्या होती है और अलग अलग सारणी की अलग अलग संख्या होती है। अब है एक और जरूरी चीज, शीर्षक, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। स्तंभ यानी जो खड़े होते हैं ना, उनका जो शीर्षक होता है उसको बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं शीर्षक, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। स्तंभों के ऊपर लिखे जाने वाले नाम जैसे क्षेत्र, देश, प्रतिशत, आदि भागीदारी पंक्तियों के बाईं ओर वाले भाग को स्तंभ कहते हैं, जैसे यूएसए, जापान आदि। अब एक और है प्रधान शीर्षक या बॉडी कोष्ठिकाएं। ये मुख्य आंकड़ों वाली जगह जहाँ वास्तविक संख्या या प्रतिशत लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं पूरी निकालूंगा तो सारणी तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है उपशीर्षक या शीर्षक। यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त स्पष्टीकरण जैसे इकाई, वर्ष, स्रोत आदि इसमें लिखे होते हैं। फिर टिप्पणी होती है, फुट नोट होता है। सारणी के नीचे टिप्पणियाँ जैसे सोर्स वगैरह ये चीज़ें लिखी जाती है। स्पष्टीकरण लिखा जाता है और कोई विशेष बात हो तो भी लिखा जाता है। और क्या लिखा जाता है? और लिखा जाता है अवशिष्ट, कुल योग। ये चीज़ें अवशिष्ट हमारे पंक्ति और स्तंभों के अंत में कुल योग दिया हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो इसको अवशिष्ट या कुल योग में आएगा। और फिर माप की इकाई कि भाई हमने किस इकाई में मापा है, प्रतिशत में मापा है, करोड़ में मापा है, लाख में मापा है, किस माप में मापा है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पाठ सारणी के। अब ये है मुख्य सारणी। ठीक है, तो ये है सारणी की संख्या, जो सारणी 4.5 थी। और ये है हमारी क्या है, शीर्षक, मेन शीर्षक। और इसको बोलते हैं स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। देख लेना, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो साइड में होती है ग्रामीण, शहरी, ये कुल, इसको बोलते हैं पंक्ति शीर्षक या उपशीर्षक। और ये जो इकाई दे रखी है 38 36, ये जो इकाई है इसका करोड़ में मापते हैं, ये भी एक सारणी का पार्ट है। और इधर देखो, ये सारणी का मुख्य भाग है, जो इसमें आंकड़े दिए हुए होते हैं, ये सारणी का क्या है, मुख्य पार्ट। ये टिप्पणी दी हुई है कि स्रोत कहाँ से लिया गया है, कि भारत की जनगणना 2001 से ये डाटा लिया गया है। और एक टिप्पणी और है, पाद टिप्पणी। ठीक है, जैसे संख्याओं को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है, एक टिप्पणी ये हो गई। ठीक है, तो ये थी पूरी सारणी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अच्छी सारणी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो स्पष्ट, संक्षिप्त और तुलना योग्य, कोई अस्पष्टता नहीं रहे। तो उपशीर्षक होना जरूरी है, मुख्य शीर्षक के साथ लिखे जाते हैं। अवशीर्षक, अवशिष्ट शीर्षक, सफिक्स या रेजिडुअल, यदि कोई अन्य कैटेगरी हो तो उसमें ये लिखते हैं। और क्रियाकलाप हमारे इसमें दिया गया है बुक में, यह आपको करना है। एक ऐसी अच्छी सारणी बनानी है और उसमें सारी चीज़ें जो सारणी के पार्ट होते हैं वो डालने हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।
आसान भाषा में और कम समय में। हमारा टारगेट यही रहता है कि आसान भाषा में और कम समय में आपको सबसे सटीक जानकारी मिले, सबसे अच्छी जानकारी मिले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ये ऐसी हम उम्मीद करके लाते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में इस चौथे पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। हमारी जो सीरीज़ शुरू करी है, आपको पूरे पूरे पार्ट हमारे अनुसार मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।